वेलकम टू रमन स्टडी। यह हम लोगों का दूसरा वीडियो है जो कि रिवीजन नोट्स का कर रहे हैं हम लोग घटना चक्र का। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सदस्यता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया। इस अधिनियम ने केंद्र तथा प्रांतीय विधायिकी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जबकि 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। मॉन्टेस्क्यू यानी 1919 के सुधार के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को अपनाया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इन्हें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों द्वारा यूरोपियों के लिए भी लागू किया दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी
शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक शासन की स्थापना कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। संघ न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई स्थापना। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु संपन्न घोषित किया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधानसभा पर बजट बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी को। तो व्याख्या करते हैं इसका। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1892। दूसरा सवाल है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। हम लोग इसका व्याख्या करेंगे। हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघ न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत शासन 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। चौथा है, भारत का संघ न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तरह संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। केवल 1 और 3।
केवल 1 और 3 प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया: आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इन्हें सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। निम्नलिखित 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत की? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। फिर सवाल है हम लोगों का कि ब्रिटिश व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक 9वां सवाल है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विशासनीय बनाई गई? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक में 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा 1919 का एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोगों का बी सही हो जाएगा केवल 2। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। फिर 12वां सवाल है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में ही होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के हुआ? 1919 के अंतर्गत हुआ। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो यानी कि 1926 और 1945। फिर सवाल है हम लोगों का प्रश्न, वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 14 सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1945 ईस्वी को। 1945 ईस्वी को। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का प्रेरणा है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का निर्गत करने की प्रेरणा है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई,
तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है और यह अनुच्छेद कितना 123 अध्यादेश जारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्याख्या की गई। फिर सवाल है हम लोगों का, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना के पर आधारित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। फिर 19वां सवाल है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा। 20वां सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। 22वां सवाल है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों को किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ परंतु और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में सम्मिलित है। तो देश के लिए, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किस मिशन में था? क्रिप्स मिशन में था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों के शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 25वां सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था। वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था। इसी के साथ हम लोग का आज का ये वीडियो समाप्त होता है और आगे का पार्ट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वेट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मैं आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब से और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऑल सब्जेक्ट के लिए बना सकूँ। थैंक यू।